नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। इस समय आप जुड़ गए हैं विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। इस समय हमें आप लाइव देख पा रहे हैं। इस लाइव कार्यक्रम का एक खास उद्देश्य है। आज पटना हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। 2008 में कोसी नदी में भयंकर तबाही मचाई थी और उसके बाद से ही बिहार की सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही। कोसी नदी में आई तबाही के बाद नीतीश कुमार ने ये कहा कि जिस तरह से काम बिहार की सरकार ने उस समय तबाही से बचाने के लिए लोगों को रेस्क्यू के बाद और फिर पुनर्वास को लेकर जितना काम बिहार की सरकार ने किया, दूसरी सरकारें कर ही नहीं सकती। ये सेखी बघारती रही है नीतीश कुमार की सरकार। आज उसी सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। 2021 में बाढ़ और कटाव के कारण लोगों की जो क्षति हुई, लोगों को जो मुआवजा मिलना चाहिए था, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। और इसके साथ ये कोसी विकास प्राधिकार का जो गठन किया गया था, अब तो कोसी विकास प्राधिकार वहां जमीन पर कहीं दिखता ही नहीं। इन्हीं सब को लेकर एक याचिका दायर की गई, जनहित याचिका दायर की गई। हमारे साथ हैं कोसी नवनिर्माण मंच के अध्यक्ष महेंद्र यादव जी, जिन्होंने एक याचिका दायर की थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। ये क्या है पूरा मामला, हम जानेंगे महेंद्र यादव जी से और फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले महेंद्र जी को का बहुत स्वागत विमर्श न्यूज के इस कार्यक्रम में। आपसे पहला सवाल तो यही है कि ये पूरा मामला क्या है, हाईकोर्ट ने किन बिंदुओं पर सरकार से जवाब तलब किया? जी, सभी को नमस्ते। हम लोग माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका एडवोकेट विकास कुमार पंकज के माध्यम से दायर किए थे। याचिका करने की इसलिए जरूरत पड़ी कि कोसी में हर साल जो बाढ़ आती है और हर साल जो कोसी तटबंध के बीच में जो दोनों तटबंध के बीच की आबादी है उसे जो कैद कर दिया गया है, वहाँ हर साल बाढ़ आती है। और जो पिछले साल भी बाढ़ आई, इस साल भी पानी बढ़ना शुरू हुआ, कटाव शुरू हुआ। तो पिछले साल के जो बाढ़ कटाव पीड़ित थे, उनको जो सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया और मानदंड तय किया है, उसके तहत भी उन्होंने राहत नहीं दिया। जब हम लोग शुरू में पानी आया तो प्रशासन से कहे कि देखिए बाढ़ इतना पानी आया, इतनी क्षति हो रही है, उनकी फसल गई, घर बर्बाद हुए, हजारों लोगों के घर कट गए। आप 4 लेन के पास जाइएगा तो अभी भी 4 लेन के आसपास में लोग पन्नी डाल के बसे हैं, छोटी छोटी झोपड़ी बना के सड़कों पर लोग अभी है, कहीं दूसरे के जमीन में जाके बसे हैं। वहाँ बोराहा गांव का सुनबरसा गांव कट गया था। सबसे भीषण कटाव मरौना ब्लॉक के और जो सिसौनी पंचायत का जोहा गांव है, वो पूरा कट के तहस नहस इतना तेजी से हुआ कि कोई उसमें बचा नहीं सका। उसके बाद से उसी प्रखंड का खोकनाहा का मन्ना टोला कटा, सुपौल के तेलवा के लोग विस्थापित हुए, मरचा के हुए, चंदेल मरचा के, इस तरह से अनेक गांवों में हजारों लोगों के घर कटे। तो उसके बाद से किशनपुर ब्लॉक का जो दिघिया दुबियाई है, उसमें बेला गोठ एक गांव है, बुरी तरह से मतलब उसमें तो वो तटबंध के साइड का इलाका है और उस गांव में आप समझिए लोग पक्के घर बनाए थे और उसके बाद से नदी का मुख्य धारा होता है और तो अंदर लोग झोपड़ी बनाते हैं। तो वहां तो पक्के घर भी बहुत सारे लोगों के कटे पिछले साल में भी, और उनको जो मानक संचालन प्रक्रिया के तहत उन्हें और मानदंड के तहत गृह क्षति झोपड़ी का 4100 रुपया है, पशु शेड का है, और उसके बाद से जिनका घर पक्का कट रहा है उसका 95,000 के लगभग है। सरकार ने तय किया है, यह 2015 से 2020 के लिए तय था। 2021 में एक्सटेंशन दिया गया था उस मानदंड के लिए और उसको सरकार ने लागू नहीं किया और हम लोग उसको लगातार संवाद करते रहे, बात करते रहे। इसके लिए कोसी नवनिर्माण मंच के लोग वहां सत्याग्रह किए, अनेक बार, एक बार धरना किए, सत्याग्रह किए। पहले तो प्रशासन कहता था कि चुनाव है, पंचायत चुनाव की घोषणा हो रही है तो हमें देने में दिक्कत हो रही है, और बाद में प्रशासन ने कहा कि हम मतलब राज्य सरकार पैसा नहीं भेजी है इसलिए नहीं। तो मार्च तक सब लोग इंतजार किए, हो सकता है भेज दे, यहाँ भी भेजा गया, वहां से रिमाइंडर सब भिजवाया गया। जब नहीं आया तो अंतिम में हम लोग कहे
कि ये राज्य पर भेजेंगे और आपदा प्रबंधन विभाग को भेजेंगे, और डीएम साहब, जो नए डीएम साहब उसके बाद जो गए थे, तो उनको पूरे मामले की समझ नहीं थी, तो वो इधर से उधर करेंगे, इसलिए हम लोग थक हार के माननीय पटना उच्च न्यायालय में हम लोग जनहित याचिका दायर किए। इसमें एक मुद्दा और जो था, कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार था, ये करने की इसलिए जरूरत पड़ी कि सरकार ने तटबंध के बीच के लोगों के बाढ़ पीड़ित जो है उनके लिए उनको बाढ़ के समय क्या मदद दिया जाए, मदद देने के लिए, उनके कृषि विकास के लिए, उनके फसलों के विकास के लिए, वहां के युवा जो है किसी भी जाति का हो, उसको जो लाभान्वित जिले हैं उसमें 4th ग्रेड के सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में 15% का आरक्षण दिया था। ऐसे कई बिंदुओं पे कार्यक्रम तय किए थे, और वो 30 जनवरी 1987 को जो प्राधिकार बना था वो उसका अता पता नहीं, और हम लोग उसको सूचना अधिकार के तहत मांगे, और फाइलें दफ्तर घूमती रही, कहीं से कोई अता पता नहीं मिला। तो हम लोग माननीय कोर्ट से ये भी दरख्वास्त किए थे कि अगर वो कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार एक्टिव होता तो उसको ये काम को इम्प्लीमेंट करना था, वो सारा देख रेख में करता, तो आज कोर्ट के पास नहीं आना। चलिए दर्शकों को हम ये एक बार फिर बता दें कि आप इस समय विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, और हम लोग बातचीत कर रहे हैं कोसी के मसले पर। कोसी नदी में जो तबाही आती है, उसके बाद दोनों तटबंधों के, मैंने पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों के बीच बसे गांवों के लोगों की जो मुश्किल है, उस पर सरकार की चिंता कैसी है कि हाईकोर्ट को जवाब तलब करना पड़ा। आप हैरान कर देने वाली बात है कि चुनाव हो रहा है इसलिए हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे और तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे, चुनाव के बाद जब देखा जाएगा, अलॉटमेंट होगा तब मिलेगा। तबाही आज आ रही है, लोगों के घर अब टूट रहे हैं, लोगों को बेघर होना पड़ रहा है, उनको खेती बाड़ी, उनकी जमीन जायदाद सब नष्ट हो रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद अलॉटमेंट आने की इंतजार होगी और तब उनको कुछ सहायता मिल जाएगी, शायद मिल भी जाए। लेकिन अभी तो हालत यह है कि जिस प्राधिकार का गठन किया गया वह प्राधिकार ही कहीं दिखता नहीं। हम आपको ये बताते चले कि त्रिवेणी की पहाड़ियों से कोसी जब नीचे उतरती है और हनुमान नगर से जब वो बिहार में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है, तो 260 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके कोसी नदी कुर्सेला में, माने कटिहार के कुर्सेला में जाकर गंगा में मिल जाती है। तो ये 260 किलोमीटर के बीच में हम आपको एक कुछ बताते चले, मधुबनी जिले में 4 प्रखंडों में 51 गांव, उसी तरह से मधेपुरा में 3 प्रखंडों में 27 गांव है, सहरसा के 4 प्रखंडों में 33 गांव, खगड़िया के 7 प्रखंडों में 41 गांव और सुपौल जिले के 5 प्रखंडों में 30 गांव ऐसे हैं। ये तटबंधों के बीच में 300 गांव तटबंधों के बीच में है, पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों के बीच में। तटबंधों की बनावट भी कई जगह ऐसी है कि जो मानक दूरी होनी चाहिए 2 तटबंधों के बीच में, वो 1 किलोमीटर से कम तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर ये दूरी 700 और 500 मीटर भी है, और सिल्ट की समस्या बढ़ते जा रही है, गाद बढ़ते जा रहा है। तो गांव जो तटबंधों के बीच में है भारी तबाही झेलने वाले और झेल ही रहे हैं। अब कोसी नवनिर्माण मंच की तरफ से महेंद्र जी उन गांवों की समस्या पर लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैरान कर देने वाली बात कहता है कि किस गांव की बात आप करते हैं, वो सहरसा से आते हैं और सुपौल के लोगों की समस्या को उसी नजर से देखते हैं, सहरसा की नजर से। ये कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, ये कैसे IAS ऑफिसर हैं, इस पर भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे थे, उस जमाने में तो कोसी के बाद कहा था कि सबको विस्थापित हो गया, उनका पुनर्वास हो गया, सबको दे दिया गया। ये समस्या तो आज भी बनी हुई है, तटबंधों के बीच में लोग रह ही रहे हैं, हजारों लोग हैं, अभी हजारों लाखों लोग कोसी तटबंध के बीच में रहते हैं। उस समय बहुत बड़ा सब्ज बाग दिखाया गया था कि जब तटबंध बनेंगे तो उनको जितना खेत के बदले खेत देंगे, घर के बदले घर देंगे, ऐसा आश्वासन हुआ था। और देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जाके और ये खुद भी आश्वासन दिए थे। तो आजादी की लड़ाई के समय और जो उनके उस समय के नेताओं का जो एक आभा मंडल था जिसके चलते लोग विश्वास किए, वहां के लोग ही श्रमदान करके तटबंध बनाने में मदद भी किए, कुछ लोग विरोध भी किए कि अच्छा चलिए देश के लिए हम लोग बलिदान दे रहे हैं। देश के विकास के लिए जो लोग अपना खुशी खुशी कुर्बानी दिए
उनके लिए देश और राज्य के लोग नहीं देख रहे हैं। उनको पुनर्वास में जो जमीन के बदले जमीन मिलनी थी वो नहीं मिली, उनकी जमीन बर्बाद होती है, उस पर लगान से सरकार कह रही है कि हमने कभी कहा नहीं कि जमीन के बदले जमीन देंगे। ये बात है कि आप इसको उस समय के लोगों का यही कहना है कि उस समय वादा सारे नेता कहते थे कि हम जमीन के बदले जमीन, पेड़ के बदले पेड़ देंगे, घर के बदले घर देंगे। लेकिन बाद में जो पुनर्वास हुआ उसमें जितना उनके क्षेत्रफल में घर था उतना जमीन कुछ जगह बांध के बाहर दिया गया। उसमें जटिलताएं हुई, किसी आदमी को पुनर्वास में घर की जगह मिली, वहां बसने लायक नहीं था, किसी को मिला ही नहीं, और कुछ लोग गए तो उनका उस समय की उनकी आजीविका जो है वो तो खेती पर थी। और जब ये लोग वहां गए और वहां से उनको पशु रखना है, उस समय शौचालय नहीं होते थे, बाहर शौच जाना है, तो आप किसी को 1 कट्ठा जमीन दे दिए तो बाहर वो शौचालय कहाँ जाएगा, उस पशु चारा कहाँ से लाएगा? वहां से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नदी के बीच में गांव है, तो वो पशुपालन कृषि पर आधारित जो समाज था वहां का, उसकी पूरी आजीविका का जो चेन था वो खत्म हो गया। तो लोग फिर गए कि हम जाते हैं, और सरकार ने भी कहा कि जब बाढ़ नहीं रहेगी तो आप तटबंध के भीतर जाके रहिएगा। तो जब तटबंध के भीतर रहने गए तो इधर पुनर्वास में उनके जगह को कब्जा कर लिया गया, और बहुत लोगों के अपने घर भी हैं तो परिवार बढ़ा तो फिर घर बनाने की जगह नहीं है, तो इसलिए अनेक लोग वंचित हैं। और पुनर्वास एक जटिल समस्या है वहां का, और उस जटिल समस्या को अभी नहीं समाधान किया गया तो आने वाले समय में और लोगों के लिए तबाही हो जाएगा। तो पुनर्वास पर नहीं किया गया। हम लोग का जिसका घर कट रहा है उसको पुनर्वास में अगर जगह रहता कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो आके पुनर्वास में अपने घर में रह जाएगा, कोई संकट नहीं है। वो तो बहुत इति होगा, एक आध झोपड़ी कटा, एक आध घर रहेगा अगर खेती करने के लिए। लेकिन जिसको कुछ बाहर बसने का जगह नहीं है तो सरकार का दायित्व है कि उसको बसाए। उसका जो ओरिजिनल में अगर पुनर्वास मिला है तो उसको खाली करा के बसाए, या नया सरकारी जमीन है उसमें बसाए। अगर नहीं मिला है तो नया बंदोबस्ती करके दे। महेंद्र जी कहते ये हैं कि जब विस्थापन हो गया और आपको पुनर्वास के लिए जमीन दे दिया गया तो आपको वहां जाना था, ये इस गांव में आप क्यों रह रहे हैं? उसी बात को कर रहे हैं कि उनके खेत तो वहां थे। तो जब वो पुनर्वास में गए और अपनी आजीविका के लिए वहां गए, मतलब ये कहा गया था कि आप बरसात में पुनर्वास में नहीं आना, हाँ। और बरसात बाद आके खेती कीजिए। तो जब उधर गए तो उसमें पुनर्वासों में कब्जे हो गए। और आज के डेट में तो पुनर्वास में अवैध कब्जाधारियों के संगठन है जो अवैध कब्जाधारी हैं, और वो लोग पूरा पैसे करके पावरफुल हैं, वो पैसे से और राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो पुनर्वास एक जटिल समस्या है, लेकिन उसको हल किया जा सकता है। जिनके घर कट रहे हैं, सरकार और जगह जहां जमीन है उसको बसा सकती है। नया सर्वे करके किनको पुनर्वास मिला है, किनको नहीं मिला है। हम लोग एक मांग कर रहे हैं, सीधा सा मांग कर रहे हैं कि उसके बाद से 3-4 तरह की जटिलताएं हैं। एक तो कोई अपने जमीन में बसा है और उसका परिवार बढ़ गया, रहने को नहीं है, दूसरे को मिला ही नहीं है, तीसरे पर अवैध कब्जा है। कोई गया पुनर्वास में तो उसकी जमीन खाली नहीं थी तो दूसरे में बस गया। जो भी मामला है, हम लोग का एक ही सीधा मांग है कि आप नया सर्वे कराइए, और सर्वे में जिसको जितनी जरूरत है उतना नए तरीके से जहां भी पुनर्वास में बचा हुआ जमीन है या जो और जगह सरकारी जमीन में उनको सेटल कर दीजिए, मामला खत्म। चलिए, सप्त कोसी नेपाल में जब कोसी निकलती है तो सब, जैसा कि आप बता रहे थे महेंद्र जी, ये चीन में एक नदी थी ह्वांगहो, जिसको चीन का शोक कहा जाता था। कोसी नदी को भी बिहार का शोक कहा जाता था। ये पहले की बात है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम इसको ऐसा बना देंगे कि अब इसको शोक नहीं, इसको वरदान कहा जाएगा। क्या सचमुच में कोसी के डेवलपमेंट के लिए, कोसी में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार के लिए, और जो लोग तबाह हो रहे हैं हर साल बाढ़ से, घर बर्बाद हो रहे हैं जिनके, उनके लिए क्या उस समय से लेकर आज तक की सरकारों ने कोई ऐसा ठोस काम किया? जैसा महेंद्र जी कह रहे हैं, पुनर्वास एक बहुत बड़ी समस्या है। लोगों को वहां भेज दिया और फिर जब वो अपने घर खेती करने आए तब तक वहां कब्जा हो गया दूसरे लोगों का। और ये एक कब्जा करने वाले लोगों का पूरा एक गैंग है जो कब्जा कर लेते हैं और सरकार उनका कुछ नहीं कर पाती। ये PIL दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है जवाब तलब, आपको कुछ उम्मीद है, कुछ लगता है कि कुछ हो पाएगा, उनकी सहायता कुछ हो पाएगी? हम लोग तो उम्मीद वाले लोग हैं। हम लोग प्रशासन से भी उम्मीद रखते हैं, राजनीति से भी उम्मीद रखते हैं, और सबसे ज्यादा तो आदमी थक हार के माननीय उच्च न्यायालय में आता है। तो हमें पूरी आस्था है कि पटना उच्च न्यायालय कुछ न्याय करेगा। कम से कम जो प्राधिकार है
उसका जो कोई अता पता नहीं है, अगर उसको सक्रिय कराता है तो ढेर सारे जो वर्णित कार्यक्रम है उसको धरातल पर उतारा जा सकता है। उसी तरह से जो मानक के अनुसार जो प्रशासन काम नहीं कर रहा है, जिला प्रशासन कर रहा है, राज्य से पैसा नहीं गया है, राज्य आपदा विभाग भेज नहीं रहा है, तो उनके बीच का जो गैप है वो भी एक साथ दोनों पार्टी है। हम लोगों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपदा जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव, योजना विकास विभाग, मुख्य सचिव बिहार सरकार और सुपौल के डीएम, 5 लोगों को हम लोगों ने पार्टी बनाया है। तो जाहिर सी बात है अब तो कोऑर्डिनेशन की दिक्कत नहीं रहेगी, सभी लोग बताएंगे कहाँ प्राधिकार है, योजना विकास विभाग बताए या जल संसाधन विकास विभाग बताए या फिर आपदा के पास है तो आपदा बताए, तो कोई तो बताएगा, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये हमारे चलते है। अब कोई नहीं लेगा तो मुख्य सचिव बताएंगे, वो तो बिहार के ऑफिसर सबसे हैं। चलिए, मानसून बिहार में दस्तक दे चुका है, कई जगहों पर बारिश भी हो रही है। खबरें जो आ रही हैं, कोसी नदी में जल स्तर बढ़ा है और कुछ लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाता है। जब दबाव बढ़ जाता है बांध पर तो छोड़ा जाता है। वो पानी छोड़ने के बाद स्पर जो बनते हैं, दोनों तटबंधों के बीच में जो स्पर बनाए होते हैं, उन स्पर में कटाव होता है और कटाव के बाद तटबंधों के टूट जाने का खतरा रहता है। कई बार तो तटबंधों के भीतर बसे गांवों में लोग भी अपनी खेती बाड़ी और घर मकान बचाने के लिए तटबंधों को काट देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार की इसकी चिंता किस तरह की है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूछता है कि किस जिले की बात है। ये शर्म करने वाली बात है, लेकिन महेंद्र यादव जैसे लोग जो कोसी नवनिर्माण मंच की तरफ से उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और ये सरकार से आज हाईकोर्ट ने पूछा। अब ये उम्मीद की जा सकती है कि सरकार की चेतना जागे, लेकिन बाढ़ का समय तो आ गया, अब कटाव भी जारी है, शुरू हो गया। बाढ़ में अभी पिछले दिनों 1,85,000 कोसी तटबंध पर डिस्चार्ज था और पानी छोड़ा नहीं जाता है। मतलब जब ऊपर के क्षेत्र में बारिश होती है तो जाहिर सी बात है, सब तो कोसी ऊपर है, 7 नदियां हैं, तो 7 नदी के जलग्रहण क्षेत्र में, संपूर्ण कोसी के जलग्रहण क्षेत्र में जो वर्षा होगी तो पानी आएगा। आगे तटबंध बना दिए हैं, पानी फैलता नहीं है, उसी के बीच में रहता है। और जो भीमनगर बैराज है उसको खोलने और बंद करने पूरा काम बिहार सरकार के इंजीनियर करते हैं, भारत सरकार की। इसलिए ये मिथ है कि नेपाल पानी छोड़ता है, बिहार सरकार ही पानी को ऐसी करती है। मैं वही कह रहा था कि बैराज से पानी छोड़ा गया तो निचले इलाके में डिस्चार्ज जो हुआ इस बार भी पिछले दिनों हम लोग एक हफ्ता नहीं कर 4-5 दिन पहले जो बारिश शुरू हुई तो उस समय 1,85,000 से ऊपर का डिस्चार्ज था। फिर पानी घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, जैसे बारिश हो रही है घटना बढ़ना चालू है। लेकिन 1,85,000 आया जो पानी फैला, तो बांध के भीतर के लोग जो मूंग की फसल लगाए थे, जो गर्मियों में मूंग की फसल हो, तो वो अधिकतर मूंग की फसल बर्बाद हो गए। और उसी तरह से बहुत लोगों के घर आंगन तक भी पानी गया, चारों तरफ रास्ते अवरुद्ध हो गए, सब कुछ हुआ। अब थोड़ा सा पानी घटा, लेकिन अभी तो मानसून है, मानसून बरसेगा तो और आएगा। और उसी में बेलाकोट गांव कट रहा है। अभी भी अनेक लोगों के घर कटे हैं, इस साल भी, पिछले साल भी कटा था, इस साल भी कट रहा है और उसके अगल बगल में भी कई गाँव में कट रहा है। तो वो कटाव भी, जो पानी बढ़ता है और जो पानी घटता है तो घटने के क्रम में कटाव तेज हो जाता है, तो वो कटाव तेज हुआ है। और आप जो कह रहे थे कि तटबंध के बीच की जो दूरी है, पहले जो डिजाइन किया गया था वो 20 किलोमीटर था, कहीं 15 किलोमीटर था, कहीं 20 किलोमीटर था। वो उसको सरकार ने सुरक्षा बांध बना के, गाइड बांध बना के कम किया है। जैसे सिकराटा मझारी बांध जो है, उसके नीचे का ये तो बसबिट्टी तक का, मझारी से बसबिट्टी तक का जो बांध बनाया गया, पुल बनाया गया, वहां पर नदी को 5-6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर में लाके कम कर दिया गया। जहां 20 किलोमीटर में नदी बहती थी वहां 7 किलोमीटर में कर दिया गया। तो कटाव पानी के जो, और ऊपर से जमीन जो सिल्टेशन होता है, तो सिल्टेशन के चलते नदी का तल ऊंचा है। अगर आप तटबंध पे चलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नदी के भीतर का जो है वो ऊंचा है। ये 7 किलोमीटर, एक जगह नहीं, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के इलाके ऊंचे हैं और बाहर का जमीन नीचे है। इसलिए उधर सीपेज के चलते पानी रिसाव होता रहता है। और अंदर जो है पानी जो भारी मात्रा में जब डिस्चार्ज होता है, तो तटबंध की डिजाइन में कमी के कारण मतलब जो कम दूरी है तो पानी का फैलाव होता है, तबाही करता है, उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। जो पुल बना है कोसी महासेतु, तो वहां से पानी जिस फोर्स में निकलता है तो उसके डाउन में जो गांव पड़ते हैं
तो उन सभी गांव में कटाव की तीव्रता बढ़ गई है, विस्थापित होने का संख्या बढ़ गया है। तो ये जो विकास के नाम पर हम कर रहे हैं, तो आप करिए, ठीक है, लेकिन कम से कम जो वहां लोग रह रहे हैं उनको पुनर्वासित तो कीजिए। आपने ही तय किया है कि बाढ़ आएगा तो हम क्या क्या मेजर करेंगे। बाढ़ के लिए सरकार ने माना है, बिहार सरकार का सर्कुलर है, व्यास जी प्रधान सचिव थे, तो उस समय एक डीएम ने माना, स्पष्टीकरण जानना चाहता कि हम किसे बाढ़ प्रभावित मानेंगे। तो उस समय उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग ने गाइडलाइन जारी किया था कि जब कोई गांव या टोला मोहल्ला नदी के पानी से चारों तरफ घिर जाए, आवागमन का रास्ता बंद हो जाए और उससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो जाए, ऐसा 4-5 दिनों तक रहता है, तो बाढ़ प्रभावित माने जाएंगे। उसके तहत कोसी के लोग हर साल नदी से घिरे हुए हैं, हर साल बाढ़ प्रभावित हैं, लेकिन उनको आप सहायता देने के लिए कहते हैं कि बाढ़ प्रभावित नहीं है। दूसरा उन्होंने ही कहा है कि अगर किसी का घर कट जाए उस बाढ़ के चलते, या फिर उनके चलते घर कटने के साथ साथ 7 दिनों तक पानी है, बहुत बुरी तरह से उनका क्षति हो जाए, घर डूबा रह जाए 5-7 दिनों तक, तो उस पीड़ित परिवार को एसओपी और मानदंड के तहत 2,000 रुपये और 1,800 वस्त्र और बर्तन के लिए देने हैं और 6,000 रुपया सहाय राशि देनी है। अगर घर कटता है तो उसकी क्षतिपूर्ति देनी है, वस्त्र की क्षतिपूर्ति देनी है। ये सरकार का बनाया हुआ मानदंड है, कोसी के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। ये भी क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? पिछले साल तो आप दिए थे, इस साल क्यों नहीं दीजिएगा? क्या हो गया? और बाढ़ में और इसमें जो है उनके साथ ये भेदभाव है। दूसरी बात, जो कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार है, वो प्राधिकार में 30 जनवरी 1987 को जो कार्यक्रम तय किए गए थे बिहार के कैबिनेट ने, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मानसून सीजन में जब बाढ़ होगी, मानसून सीजन होगा, तो हम तटबंध के बीच के लोगों को पूरे मानसून पीरियड का मुफ्त में राशन देंगे। मतलब उस समय बाढ़ पीड़ित को राशन देना और सब चीजें थी। तो आप पहले से तो सरकार मान रही है, कैबिनेट भी मान रही है कि इनका स्पेशल काम, इनकी बाढ़ स्पेशल है और इनकी बाढ़ इसलिए आ रही है कि हम तटबंध में बांध के उनके लिए हम पुनर्वास नहीं कराए, इसलिए आ रही है। सरकार की विफलता है कि उनकी बाढ़ आ रही है, तो उसको तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। तो प्रायोरिटी आप लास्ट में भी नहीं रख रहे हैं। हम आपसे ये इसी बात को कि ये तो पीआईएल दायर किया और हाईकोर्ट ने एक जवाब तलब किया है, लेकिन लोगों के भीतर तो एक गुस्सा होगा, लोग वहां बेचैन और परेशान होंगे। फिर बाढ़ आने वाली है और ये हर साल होती है कि इस जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लोग परेशान रहते हैं बाढ़ से, और कई बार तो अक्टूबर तक भी, पिछली बार अक्टूबर तक लोग परेशान रहते हैं। तो लोगों में जो गुस्सा है, आपको क्या लगता है वो कोई एक आंदोलन की तैयारी है? वो क्या केवल आप पीआईएल कर रहे हैं और सरकार से जवाब तलब किया जाएगा और ये बात खत्म हो जाएगी? नहीं, लोगों में गुस्सा है और लोग जो पीड़ित होते हैं, जो हर तरह से लाचार होते हैं, वो काफी गुस्से में रहते हैं। लेकिन सवाल है कि उनके गुस्से को किस तरह से करते हैं। हम लोग शांतिप्रिय लोकतांत्रिक ढंग से चाहते हैं कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, वो काम करें और उसी फ्रेमवर्क में उनको चीजें मिले। लेकिन अगर ऐसे शांतिप्रिय और इस तरह की तथ्यगत बातों को कोई नहीं सुनेगा, तो उनका गुस्सा है, गुस्सा उनका कहीं भी जा सकता है। उसको कोई रोड पर दिखेगा, 4 लेन का भी जाम करेंगे, आवागमन बाधित करेंगे, तो सरकार का ही लोग हिंसक हो गए हैं। तो आप सोचिए कि जिस सहायता को इसलिए दिया जाता था, उसके देने के पीछे की जो मंशा है कि वो अपना घर कट गया तो जाके अपना घर जल्दी से कुछ ठीक करेगा। जो आदमी का सब कुछ फंस गया तो कपड़ा खरीदेगा, बर्तन खरीदेगा। जो आदमी उस समय जाएगा तत्काल में तो कुछ अपने आजीविका को चलाएगा, और 1 साल तक उनको नहीं दिया गया। हम इसलिए भी कर रहे हैं कि आखिर में जो 1 साल तक आपका है, तो अगर इनको छोड़ दिया गया तो हर साल ऐसे ही खेती करते रहेंगे, तो हमें पिछला भी देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल भी जिला प्रशासन और सरकार माननीय पटना उच्च न्यायालय के और मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद से संवेदना से सोचेगी और उनके लिए कुछ काम करेगी। यही हम लोग उम्मीद और आशा लेके हैं। चलिए, इसी उम्मीद पर जैसा महेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि सरकार इस बारे में कुछ सोचेगी और लोगों को मदद पहुंचेगी। आप देखिए, दूसरे बाढ़ की तैयारी शुरू हो गई। अब तो कोसी में पानी बढ़ गया है। नेपाल की तराई में जब भी तेज बारिश होती है तो वो बारिश सप्त कोसी माने 7 नदियों का ये जो समूह है उससे होते हुए बिहार के मैदानी इलाके में आ ही जाता है।
तो हम ये नहीं कहते कि नेपाल ने पानी छोड़ दिया इसलिए बिहार में तबाही आ गई, लेकिन नेपाल की तराई में जब भी बारिश होगी तो तबाही अपने बिहार में होगी। इस पर माने 1957 से तैयारी चल रही है। बिहार में कोसी नदी को इसको बिहार का शोक कहते थे, लेकिन अभी तक की सरकारों ने क्या किया, 2008 में जब भारी तबाही आ गई तो केंद्र की सरकार ने 1000 करोड़ रुपया कह के अपना इतिश्री मान लिया कि हमने सहायता कर दिया, लेकिन तटबंधों के निर्माण को लेके, तटबंधों के रखरखाव को लेके, लोगों को पुनर्वास को लेके, लोगों के विस्थापन को लेके, उनके विकास को, खेती बाड़ी, उनके स्कूल कॉलेज, उनकी बिजली पानी सड़क इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार क्या करती है। आखिर करोड़ों अरबों रुपए जो हर साल खर्च होते हैं जो बजट में कि तटबंधों के निर्माण और उसके रखरखाव पर जो हो रहा है, वो पैसा कहां जा रहा है, लोग अभी मुश्किल में क्यों जी रहे हैं। और फिर एक मुश्किल खड़ी है, अगर तेज बारिश हो गई तो कोसी के लोगों को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा, ये नीतीश कुमार की सरकार भी नहीं। ये एक गंभीर सवाल है। हाईकोर्ट ने एक जवाब तलब किया है, देखते हैं सरकार उस पर क्या जवाब देती है। कोसी नवनिर्माण मंच की तरफ से ये लड़ाई जारी है महेंद्र यादव जी की। वो कह रहे हैं कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, हमें उम्मीद है कि सरकार उनकी सुनेगी। चलिए इसी उम्मीद पर हम इस कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं। फिर किसी समय इसी समस्या को लेके महेंद्र यादव जी से फिर हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विमर्श न्यूज। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज। नमस्कार।